नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है पृथ्वीराज रासो। उन्हीं रचनाओं में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो रासो साहित्य है, वो जो रचनाएं चल रही है, उन्हीं रचनाओं में कंटिन्यू हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो आज की रचना है वो है सेकंड नंबर की, अर्थात पृथ्वीराज रासो। साथियों, यहाँ पर जो पृथ्वीराज रासो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड के अंतर्गत या कहीं पर भी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो वहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो ये आपको पता भी होनी चाहिए। पूरी की पूरी जानकारी हम लोग पृथ्वीराज रासो के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही डिटेल से। आपके पास अगर नोट्स हैं तो आप उसमें कोई चीज़ छूटी हुई है तो आप ये ऐड कर सकते हो, इसलिए पढ़िए। साथियों, एक बात बता दूं कि यहाँ पर इस चैनल पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी का हिंदी साहित्य का इतिहास या ग्रामर, जो भी हिंदी से संबंधित जो भी है वो सब कुछ मैं पूरा करवाता हूँ। तो निश्चित रूप से चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। तो चलिए, पृथ्वीराज रासो है साथियों। पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत जो भी है उन्हें हम लोग पढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखनी है। तो पृथ्वीराज रासो, इसका जो समय है, पृथ्वीराज रासो का समय या पृथ्वीराज रासो का जो समय रहा है वो 12वीं शताब्दी रहा है या 12वीं सदी की बात रही है साथियों। फिर आगे ये कहते हैं कि जो संवत के रूप में अगर बात की जाए तो संवत के रूप में बात आती है 1225 से लेकर के 1249 तक। अगर संवत के रूप में बात की जाती है तो 1225 से लेकर के 1249 तक ये संवत में रहा है, अर्थात विक्रम संवत की बात ये करता है। तो ये समय साथियों जो है किसका रहा? पृथ्वीराज रासो का समय रहा है साथियों। इसके जो रचनाकार है उनके बारे में भी आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि रचनाकार, अब इसके रचनाकार कौन है ये सबको पता है। इसके रचनाकार कौन है सबको पता है, सबको, ऐसा कोई नहीं जिसको पता नहीं है। चंद्र बरदाई इसके रचनाकार है। कौन है? चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई जो है इसके क्या है? रचनाकार है। चंद्र बरदाई इसके रचनाकार है साथियों। बस ये नाम आपको याद होना चाहिए। अब ये कब की बात है? 1168 ईस्वी में लाहौर पूरा किया उनके पुत्र जल्लन के द्वारा। साथियों, इसके रचनाकार तो कौन थे? चंद्र बरदाई है। लेकिन ये जो पृथ्वीराज रासो है इसको पूरा किया था लाहौर में जल्लन, जो इनका पुत्र रहा था। तो यहीं पर लिख लीजिए मित्रों, 1168 ईस्वी में, 1168 ईस्वी में लाहौर में, कहाँ पर? लाहौर में पूरा किया, लाहौर में पूरा किया उनके पुत्र जल्लन के द्वारा। लिख लीजिए यहाँ पर, उनके पुत्र जल्लहन के द्वारा, जल्लहन के द्वारा। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्र बरदाई, ठीक है। लेकिन ये जो पृथ्वीराज रासो है इसको पूरा करने का जो काम है ये अधूरा ही था। चंद्र बरदाई पूरा नहीं लिख पाए थे, तो उसको पूरा किया था उनके पुत्र थे जल्लन, 1168 ईस्वी में। कहाँ पर? लाहौर में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, सबसे मुख्य बात। फिर आगे इसमें क्या आता है मित्रों, लिखिएगा। चंद्र बरदाई का मूल नाम, चंद्र बरदाई का मूल नाम क्या था? चंद्र बरदाई का जो मूल नाम था साथियों वो था बलिद्य। क्या नाम था? बलिद्य, या फिर पृथ्वी भट्ट, ये इनका मूल नाम रहा है। चंद्र बरदाई का मूल नाम था बलिद्य या फिर पृथ्वी भट्ट। आप अपने नोट्स में ये ऐड कर लीजिएगा साथियों। जो नोट्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो मैंने खुद ने बनाए हैं, उन नोट्स के माध्यम से मैं आप लोगों को सारे के सारे नोट्स लिखवा रहा हूँ साथियों। ये नोट्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। तो आप लोग निश्चित रूप से जो है, मैं जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों को खुद को लगेगा कि यार सर एक एक चीज़ लिखवा रहे हैं,
क्यों ना हमें पढ़ लिया जाए, लिख लिया जाए, तो मित्रों अच्छा ही लगेगा। निश्चित रहिए, बस पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए साथियों आगे बात करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे पिंगल शैली, डॉक्टर नगेंद्र ने इसे क्या कहा है? पिंगल शैली कहा। ये इन्होंने कहा कि ये जो है पिंगल शैली में लिखा गया है। पिंगल शैली का कहा, किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। साथियों उसी प्रकार से जो डॉक्टर बच्चन सिंह थे, जो डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, बच्चन सिंह ने साथियों इसे क्या कहा? डिंगल शैली का काव्य माना है। याद कर लेना, डिंगल शैली। ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो पृथ्वीराज रासो है उसको डॉक्टर नगेंद्र तो पिंगल शैली का काव्य मानते हैं, लेकिन जो डॉक्टर बच्चन सिंह है वो पृथ्वीराज रासो को डिंगल शैली का काव्य मानते हैं। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। साथियों आगे बात करते हैं। जो इसमें समय मतलब जो सर्ग हैं वो कितने हैं साथियों? 69। याद होना चाहिए आपको, समय अर्थात जो सर्ग हैं पृथ्वीराज रासो में कितने हैं? 69 हैं, याद रखना है। साथियों इसमें जो छंद हैं वो कितने प्रकार के हैं? 68 प्रकार के छंद हैं। यानी कि समय यानी कि सर्ग 59 है, 69 है, और 68 प्रकार के इसमें छंदों का प्रयोग किया गया है। तो ये सारे के सारी बातें जो इम्पोर्टेंट थी वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। जितनी भी बातें लिखाऊं सारी इम्पोर्टेंट ही रहेगी साथियों। आलतू फालतू चीज़ें मैं नहीं लिखाता हूं और नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, जो याद करने वाली बात है उसी को ही लिखना है, और सारी की सारी चीज़ें जो है आप अपने रजिस्टर में नोट कीजिए। उसके बाद में फिर उनको रिवाइज कीजिए, पढ़िए, समझिए। ठीक है, और ये बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए वीडियो आ रहा है। थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी और हो भी रही है अभी भी, इस वजह से साथियों। चलिए मुख्य छंद इसमें कौन कौन से रहे हैं बता देता हूँ। वैसे पूछा नहीं जाता है, वैसे फिर भी मैं बता रहा हूँ। मुख्य छंद जो इसमें प्रयोग किया है कवित, छप्पे, दोहा। ठीक है ना, कवित, छप्पे, दोहा। ठीक है, ये थोड़े से मुख्य छंद रहे हैं। तोमर, त्रोटक और भी रहे हैं। गाहा और आर्या, गाहा और आर्या, ये मुख्य छंद इसमें देखने को मिलते हैं। किसके अंतर्गत? पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत। फिर आगे बात करेंगे साथियों प्रमुख रस। अब इसमें प्रमुख जो रस रहे हैं वो कौन कौन से रस प्रमुख रहे हैं? वीर और श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता देखने को मिलती है। कौन कौन से रस हैं? वीर रस और श्रृंगार रस। वीर रस और श्रृंगार रस इसमें देखने को मिलते हैं, जो आपको ध्यान रखने ही रखने, लिख लेना सारी बातों। आगे है चंद्र कवि। जो चंद्र बरदाई है या चंद्र कवि है, छप्पे छंद के विशेषज्ञ थे। कौन से छंद के? छप्पे छंद के सम्राट माने जाते हैं। ये मान के चलिए आप, सम्राट या विशेषज्ञ थे। तो जो चंद्र बरदाई थे वो छप्पे छंद के क्या माने जाते हैं? सम्राट या विशेषज्ञ माने जाते हैं। आगे लिखिए, चंद कवि को जालंधरी देव की कृपा प्राप्त थी। जालंधरी देव की कृपा इनको क्या है? प्राप्त थी। कौन से देव की? जालंधरी देव की कृपा प्राप्त थी, जिसके कारण ये अदृष्टे काव्य भी
काव्य भी कर सकते थे, अदृष्टे काव्य भी कर सकते थे। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके ऊपर ऐसा कहा जाता है कि जो जालंधरी देव थे उनकी कृपा देखने को मिलती है साथियों। तो मेरे हिसाब से लिख लिया होगा और लिखते जाइए, बहुत अच्छे नोट्स में लिखा रहा हूँ और लिखाता रहूँगा। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में, कमी नहीं है ये मान के चलिए। चंद्र बरदाई को शिव सिंह सेंगर ने, लिखते जाइए नोट्स के अंदर, चंद्र बरदाई को शिव सिंह सेंगर ने छप्पे छंद का या छप्पियों का राजा, छप्पे छंद का या छप्पियों का राजा कहा है। छप्पियों का राजा कहा है। फिर साथियों, डॉक्टर नामवर सिंह ने छंदों का राजा कहा है। किसको? चंद्र बरदाई को। तो याद रखिएगा, छप्पे छंद का या छप्पियों का राजा कहा किसने? चंद्र बरदाई को, शिव सिंह सेंगर के द्वारा, और डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा छंदों का राजा कहा गया है। किसको? चंद्र बरदाई को। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं साथियों जो आप लोगों को लिखनी ही है, ये मान के चलिए। आप आगे बात करते हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, आप बनाते जाइए, लिखते जाइए साथियों। ठीक है, ये यहाँ तक की बातें हो गई। अब इसमें एक खंड कई मास वध हैं। अब देखो इसमें किसमें? पृथ्वीराज रासो में जो एक खंड है वो है कयमास वध। ये एक खंड है, कयमास वध है, जिसमें कयमास के कामांध होने के कारण इसका पृथ्वीराज चौहान ने वध किया था। इसमें एक खंड है जो कयमास वध है, जिसमें कयमास के कामांध, काम वासना में अंधा, कामांध होने के कारण इसका पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था? वध किया था। ये बात भी किया था, ये बात भी आपको ध्यान रख लेनी है मित्रों। तो बहुत अच्छी बातें हैं जो आपको इस नोट्स के अंदर लिखनी है, ये मान के चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। पृथ्वीराज रासो की रचना, पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद अर्थात कवि की पत्नी द्वारा प्रश्न और कवि द्वारा उत्तर के रूप में हुई। ऐसा किसने कहा है साथियों? ऐसा कहने वाले कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये बात किसने कही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ये बात कही गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बात कही है, इस बात को ध्यान रखिए। जो पृथ्वीराज रासो की जो रचना है वो सुख सुखी संवाद है। इसमें कवि की पत्नी, जो कवि की पत्नी हैं,
पत्नी द्वारा प्रश्न किया गया और कवि द्वारा उत्तर दिया गया है। तो ये बात जो है किसने कही है? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये बात कही गई है, जो आपको ध्यान ही रखनी है। चले आगे बढ़ते हैं। अब साथियों, पृथ्वीराज रासो बहुत बड़ा एक काव्य है, एक महाकाव्य है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और उन सारी बातों को नोट्स के रूप में मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ। ठीक है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, लिखते जाइए आप लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य और चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला महाकवि माना। पहला महाकाव्य और चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला महाकवि माना। किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये बात याद होनी चाहिए आपको। जो पृथ्वीराज रासो है उसे हिंदी का पहला महाकाव्य किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला महाकवि किसने माना है? ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही माना गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखा रहा हूँ। एक एक चीज़ जो है, जिस तरह से धागे में मोती पिरोए जाते हैं, वो एक एक पॉइंट जो है आप लोगों को निकाल करके मैं यहाँ लिखा रहा हूँ साथियों। जो मैंने मेरे नोट्स में बनाए हैं, उन नोट्स के माध्यम से आपको मैं लिखा रहा हूँ, क्योंकि इतनी चीज़ें देखो याद नहीं रहती है। ये सिंपल सी बात है। और कोई अगर ये कहता है कि सर आप देख के लिखा रहे हो, तो वो नहीं पढ़े, वो दूसरी जगह पढ़ ले जो बिना देखे लिखाते हैं। देखो मैं तो सिंपल सी बात बोलता हूँ, क्योंकि मैं देख के इसलिए लिखाता हूँ कि कोई चीज़ छूट नहीं जाए, कोई चीज़ गलत ना हो जाए, मेरे से किसी का नुकसान नहीं हो जाए, इसलिए लिखानी पड़ती है। तो जो जहाँ बिना देखे लिखाते हैं ना, वहाँ पढ़ो, सबसे बढ़िया बात ये। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं साथियों। चंद्रबरदाई के 4 पुत्र थे। याद रखना, चंद्रबरदाई के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, जिसमें जल्लण ने तो इसको पूरा किया था। ठीक है ना, याद है ना? जल्लण के द्वारा 1168 ईस्वी में इसको पूरा किया गया था लाहौर के अंतर्गत। ठीक है ना। तो चंद्रबरदाई के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, जिनमें से चौथे पुत्र वो थे जल्लण। 4 पुत्र थे, जिनमें से चौथे पुत्र जल्लण या जल्लबी जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? जल्लबी जिसको कहते हैं, जल्लण या फिर जल, डबल ज। ठीक है, थे। तो याद रखना, चंद्रबरदाई के 4 पुत्र थे, जिनमें से जो जल्लण था वो चौथा पुत्र था, जिसने 1168 ईस्वी में लाहौर में इसे पूरा किया था। तो सुख सुखी संवाद कहने वाले कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद कहने वाले कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं मित्रों, और मैं इस तरह की जो चीज़ें हैं नोट्स के माध्यम से आप लोगों को लिखाता रहता हूँ, और आप अपना सिलेबस पूरा करते रहिए। जितना भी लिखा हूँ सारा कुछ आपको अपने नोट्स में लिखना है, और फिर उसके बाद में उसे रिवाइज करना है, उसे पढ़ना है। बार बार पढ़िए, कोई भी चीज़ यहाँ छूटने वाली नहीं रहेगी। आगे बात करते हैं, इसी क्रम में आगे चल रहे हैं। अभी बहुत लिखेंगे, अभी पृथ्वीराज रासो बहुत बड़ा है, लिखते जाइए आप लोग। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को, डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को
डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को घटना कोश कहा है। घटना कोश, घटना कोश कहा है। क्या कहा डॉक्टर नगेंद्र ने? पृथ्वीराज रासो को घटना कोश कहा। तो घटना कोश कह के किसने पुकारा? डॉक्टर नगेंद्र ने। किसको? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं साथियों। आगे लिखिए, बच्चन सिंह, बच्चन सिंह जो थे, यानी कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे, किसे? पृथ्वीराज रासो को, इसे राजनीति की महाकाव्यात्मक, राजनीति की महाकाव्यात्मक, राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी, राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिए। जो डॉक्टर बच्चन सिंह थे, डॉक्टर बच्चन सिंह थे, उन्होंने पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कह के पुकारा। लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना ही पड़ेगा, इसका कोई और इलाज नहीं है मेरे मित्रों। लिख लीजिए, क्योंकि नहीं लिखोगे तो बड़ी समस्या रहेगी, आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, और अगर कोई जैसे वीडियो देखने आता है और देख करके चला जाता है, वो चला जाए, कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर एक ऑथेंटिक चीज़ें ही लिखाता हूँ, जो नोट्स होने चाहिए वही लिखाता हूँ और कुछ नहीं। तो मित्रों, लिखते जाइए और पढ़ते जाइए और अपने सक्सेस की स्टोरी आप इस चैनल के माध्यम से लिखते जाइए। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। तो बच्चन सिंह जी की बात हो गई। अब बात करते हैं श्याम सुंदर और उदय नारायण तिवारी की। तो श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी ने पृथ्वीराज रासो को वीर काव्य माना है। क्या माना है? वीर काव्य। तो यहाँ पर बात करते हैं उदय नारायण तिवारी और श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी, उदय नारायण तिवारी, उदय नारायण तिवारी, इन्होंने क्या माना है? इन्होंने पृथ्वीराज रासो को वीर काव्य माना है। क्या माना है? वीर काव्य माना है। तो ये बात आपको अच्छे से रख लेनी है याद। तो वीर काव्य मानने वाले कौन हैं? श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी। किसको? पृथ्वीराज रासो को। बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा? राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा। इसके बाद में डॉक्टर नगेंद्र साहब क्या कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो एक घटना कोश है। ठीक है ना? तो ये सारी बातें भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। और पृथ्वीराज रासो जो नाम है वो बहुत ही खतरनाक नाम है और इसके ऊपर क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप लोग यहाँ पर ये तो तैयार हो जाइए कि जो नोट्स में लिखा रहा हूँ सारे के सारे लिखने ही लिखने हैं साथ। पृथ्वीराज के पिता का नाम क्या था? सबको पता होना चाहिए, सोमेश्वर। याद है ना? पृथ्वीराज के जो पिता थे, पिता का नाम क्या रहा? सोमेश्वर रहा। क्या नाम था? सोमेश्वर। तो ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आगे बात करते हैं पृथ्वीराज, जो पृथ्वीराज ने नागौर नगर बसाया। पृथ्वीराज ने नागौर नगर बसाया था। पृथ्वीराज ने नागौर नगर बसाया था, जहां चंद्र बरदाई के वंशज रहते थे। जहां चंद्र बरदाई के कौन रहते थे? वंशज। जहां चंद्र बरदाई के वंशज रहते थे। तो साथियों, पृथ्वीराज ने जो है नागौर नगर को भी बसाया और यहाँ पर चंद्र बरदाई के कौन रहा करते थे? वंशज रहा करते थे। दोनों बहुत तगड़े मित्र रहे हैं, एक ही टाइम जन्म और एक ही टाइम मरण, ऐसा कहा जाता है। श्याम सुंदर दास और
उदयनाथ तिवारी इसे विशाल महाकाव्य मानते हैं। श्याम सुंदर दास और उदयनाथ तिवारी पृथ्वीराज रासो को एक विशाल काव्य मानते हैं। क्या मानते हैं? एक विशाल काव्य की श्रेणी में रखते हैं साथियों। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आगे बात लिखते हैं, हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में, हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना, लिखते जाइए साथियों, किसने लिखी है वो लास्ट में लिखूंगा। भाषा और संवेदना दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज रासो में निखर कर आया है। काव्य प्रक्रिया यहाँ पूरी तरह निष्पन्न हुई। ये किसने कही? ये पूरी की पूरी जो बात है मेरे साथियों, राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा ये बात कही गई है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने ये बात कही है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये पूरी की पूरी जो रामलीला है वो किसने कही? हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज रासो में निखर कर आया है। काव्य प्रक्रिया यहाँ पूरी तरह निष्पन्न हुई है। ऐसा कहने वाले जो है पृथ्वीराज रासो के बारे में वो थे राम स्वरूप चतुर्वेदी। बहुत तगड़ी बात है और ये पूछी भी गई है एक बार, ठीक है, 2017 के अंतर्गत। तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेनी है मित्रों। चले आगे बात करते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं साथियों जिन्हें आप लोगों को लिखना है अपने रजिस्टर में, और लिखते ही जाना है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक लिखाता हूँ तो वो है ऑथेंटिक सारी की सारी बातें जो आपको ध्यान रखनी ही है, क्योंकि इसके अंदर जो भी पढ़नी है वही चीज़ लिखाता हूँ, अन्यथा कोई आलतू फालतू कोई चीज़ मैं यहाँ लिखाता ही नहीं हूँ मित्रों। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या लिखते हैं। चलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या लिखा है ये आपको ध्यान रखना है। बहुत खतरनाक तरीके से इन्होंने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, क्या लिखा है इन्होंने, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। इतिहास की दृष्टि से नहीं, किसकी दृष्टि से होनी चाहिए, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। ऐसा लिखने वाले कौन हैं? ऐसा लिखने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखना, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। ये लिखने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूछी जाती है ये लाइन कि ये किसने कहा।
पुरानी कथाएं काव्य हैं। लिखिए, पुरानी कथाएं काव्य हैं। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं। काव्य ही अधिक हैं। इतिहास वे एकदम नहीं हैं। इतिहास वे एकदम नहीं हैं, ऐसा लिखा है किसके द्वारा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो ये लाइन बहुत खतरनाक लाइन है, इसे आपको याद रखनी है। पहले राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा मैंने आपको बताया है, अब ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। अब आगे लिखिए, बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं? बाबू गुलाब राय, जो साथियों बाबू गुलाब राय ने इसे किसे? पृथ्वीराज रासो को। बाबू गुलाब राय ने इसे क्या कहा है? स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य। स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा। स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहने वाले जो बाबू गुलाब राय हैं वो थे पृथ्वीराज रासो के बारे में। तो साथियों जो भी बातें जिसने भी कही हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इन्हें आपको ध्यान रखनी है। बहुत प्यार के साथ पढ़ रहे हैं हम लोग, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ पढ़ रहे हैं साथियों। चलिए आगे लिखते हैं। पृथ्वीराज रासो का पृथ्वीराज रासो को कैमास वध और पद्मावती समय कैमास वध, एक तो है कैमास वध और एक है पद्मावती समय। दोनों ही बहुत ही प्रसिद्ध हैं। दोनों ही सर्ग या समय जिनको कह सकते हैं, एक है कैमास वध और एक है पद्मावती समय। दोनों ही सर्ग बहुत इम्पोर्टेंट हैं। दोनों ही बहुत प्रसिद्ध हैं। दोनों ही बहुत क्या हैं? प्रसिद्ध है मित्रों। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, सारे की सारे चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा था वो बात भी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबू गुलाब राय के द्वारा क्या कहा गया? स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा गया। किसे? पृथ्वीराज रासो को। कैमास वध और पद्मावती समय इसका बहुत इंपॉर्टेंट सर्ग माना जाता है। कौन कौन सा? पद्मावती समय और कैमास वध। आगे बात करते हैं। कर्नल जेम्स टॉड का नाम आपने सुना ही होगा। कर्नल टॉड, जो कर्नल टॉड है ने इसके 30,000 छंदों का, कर्नल टॉड ने इसके मतलब पृथ्वीराज रासो के, इसके 30,000 छंदों का अनुवाद अंग्रेजी में अनुवाद किया। अंग्रेजी में अनुवाद किया था साथियों। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि पृथ्वीराज रासो के अब तक 4 संस्करणों का उल्लेख हो चुका है। कितने संस्करण? 4 संस्करण। याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो के अब तक 4 संस्करणों का उल्लेख है। 4 संस्करणों का क्या है? उल्लेख है मित्रों, जो आपको ध्यान रखने। कितने संस्करण हुए? 4 संस्करणों का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं साथियों जो आपको अपने नोट्स में लिखनी ही हैं
और लिखते जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट करवाऊंगा। निश्चित रहिए नोट्स के माध्यम से, क्योंकि पीपीटी के माध्यम से मैं करवा देता, लेकिन मेरे पास कोई टीवी पैनल बड़ा सा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बोर्ड है तो लिख करके ही मुझे बताना पड़ता है, और कुछ भी ऐसा नहीं है। नहीं तो मैं अभी इसको सारी चीज़ को पीपीटी के माध्यम से भी आप लोगों को लिखवा सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो लिखने से ही फील आता है और आपको लिखना ही है साथियों। तो मित्रों, यहाँ से हम लोग जो है अब पहला संस्करण, यहाँ पर जो पहला संस्करण आता है वो आता है प्रथम संस्करण। प्रथम संस्करण, प्रथम संस्करण जो है, ये प्रथम संस्करण नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था। प्रथम संस्करण किसने? नागरी प्रचारिणी, नागरी प्रचारिणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था मित्रों। तो याद रखिए, प्रथम संस्करण को नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा, प्रथम प्रचारणी, इस तरह से याद हो जाएगा। तो प्रथम संस्करण नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया था, और ये जो प्रथम संस्करण है ये सबसे बड़ा संस्करण माना जाता है, सबसे बड़ा संस्करण है। ठीक है, तो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया था और सबसे बड़ा संस्करण है साथियों। और इसमें जो है लगभग 16,306 छंद हैं। कितने छंद हैं? लगभग 16,306 छंद इसके अंतर्गत हैं, और ये 69 खंड हैं। इसमें कितने खंड हैं? 69 खंड है साथियों। और ये जो है मित्रों याद रखना, ये जो प्रथम संस्करण हैं ये नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया, संपादित किया गया, और इसमें 69 खंड हैं और सबसे बड़ा संस्करण माना जाता है, और 16,300 छंद इसके अंतर्गत हैं। और इसकी जो प्रति है साथियों, वो उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। संग्रहालय में क्या है? सुरक्षित है। ये जो प्रति है प्रथम संस्करण की पृथ्वीराज रासो की, वो उदयपुर संग्रहालय में क्या है मित्रों? सुरक्षित है। और इस प्रथम संस्करण के इसके जो संपादक हैं, संपादक जो रहे, प्रथम संस्करण के जो संपादक रहे हैं श्याम सुंदर दास, लिखते जाइए, श्याम सुंदर दास। दूसरे हैं राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ये इस संस्करण के क्या है? संपादक माने जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अब बात करेंगे मित्रों हम लोग इसके दूसरे संस्करण की। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला संस्करण। अब दूसरा संस्करण क्या है? दूसरे संस्करण के बारे में भी जानकारी ले ही लेते हैं। दूसरा संस्करण, ठीक है, दूसरा संस्करण किसका? पृथ्वीराज रासो का। जो दूसरा संस्करण है मित्रों, ये अप्रकाशित है। ये क्या है? अप्रकाशित रहा है। पहला संस्करण तो क्या था? प्रकाशित था। लिखने वाले संपादक श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या रहे हैं, और इसकी जो प्रति है पहले संस्करण के उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित भी रखी हुई है। और इसको जो प्रकाशित किया था वो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया था सबसे पहले। और जो पहला संस्करण है वो बहुत बड़ा संस्करण अर्थात सबसे बड़ा संस्करण माना जाता है। तो दूसरा जो संस्करण है इसमें जो छंद हैं, इसमें जो छंदों की संख्या है, छंद है साथियों 7,000 छंद इसमें रखे गए। कितने छंद हैं इसमें? 7,000 छंद हैं। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है, वैसे कम ही माने जाते हैं। ठीक है, और इसकी जो प्रति है, इसकी जो प्रति वो अहोर बीकानेर में, कहाँ पर है? अहोहर बीकानेर,
अओहर बीकानेर में रखी हुई है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। दूसरे संस्करण जो अप्रकाशित रहा है 7000 छंद थे और इसकी जो प्रति है वो अओहर बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित मानी जाती है साथियों। अब इसमें अध्यायों का नाम जो है वो था, अध्यायों का नाम था इसमें प्रकाशित। क्या नाम था इसमें? प्रस्ताव। इसमें जो अध्याय थे, अध्याय थे साथियों, उन्हें प्रस्ताव के नाम से लिखते थे। प्रस्ताव। इनमें जो अध्याय थे उनको प्रस्ताव के नाम से जाना जाता था। ये आपको ध्यान रख लेना है साथियों। किस संस्करण की बात करें? दूसरे संस्करण की। प्रस्ताव के नाम से जाना जाता था। जो अध्याय थे उनको प्रस्ताव के नाम से जाना जाता था। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये दूसरा संस्करण हो चुका है। किसका? पृथ्वीराज रासो के। कितने संस्करण थे? 4 संस्करण थे। सबसे बड़ा संस्करण पहला संस्करण माना जाता है। फिर दूसरा संस्करण अप्रकाशित रहा है। इसकी अओहर बीकानेर में प्रति सुरक्षित है। 7000 छंद इसमें रहे हैं। इसके बाद में आता है तीसरा संस्करण। कौन सा? तीसरा संस्करण। किसका? किसके संस्करण पढ़ रहे हैं हम लोग? पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज रासो के संस्करण पढ़ रहे हैं साथ। जो तीसरा संस्करण है ये भी अप्रकाशित था। तीसरा संस्करण भी क्या रहा है? अप्रकाशित। ठीक है, तो तीसरा संस्करण भी अप्रकाशित ही रहा है साथियों। इसमें 3500 छंद थे। इसमें कितने छंद थे? 3500 छंद इसमें रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। और इसमें जो समय थे, समय जो है यानी कि खंड जो थे वो 19 थे। कितने समय? 19 समय या 19 खंड इसमें रहे हैं। अब आता है 4th नंबर पर, यहाँ पर चतुर्थ संस्करण जो है साथियों ये भी क्या रहा है? अप्रकाशित ही रहा है। चतुर्थ संस्करण भी क्या रहा? अप्रकाशित ही रहा है। तो साथियों एक ही खंड, एक ही संस्करण प्रकाशित था पहला, बाकी के तीनों ही जो है वो अप्रकाशित ही रहे हैं। किसके? पृथ्वीराज रासो के। तो चतुर्थ जो संस्करण है इसमें कितने छंद माने जाते हैं? इसमें माने जाते हैं 1300 छंद माने जाते हैं साथियों। और ये जो है सबसे छोटा संस्करण है, सबसे छोटा संस्करण माना जाता है। जो लास्ट का संस्करण माना जाता है सबसे छोटा, जो चतुर्थ संस्करण है वो सबसे छोटा संस्करण माना जाता है। और इसे जो डॉक्टर दशरथ शर्मा जी थे, जो डॉक्टर दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त मूल रासो मानते थे। गुप्त मूल रासो मानते थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है मित्रों ये कि डॉक्टर दशरथ शर्मा जी और माता प्रसाद गुप्त जो है ये 4th नंबर का जो संस्करण था पृथ्वीराज रासो का, इसे मूल रासो के नाम से जानते थे। इसे ही सबसे मूल रासो मानते थे। ये कौन? माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो साथियों मेरे हिसाब से ये बात आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और जो चतुर्थ संस्करण है इसके बारे में एक बात और लिख लीजिए कि ये जो इसकी खोज है वो अगरचंद नाहटा के द्वारा की गई थी। इसकी जो खोज है वो किसने करी थी? अगरचंद नाहटा के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। ये बात भी आपको ध्यान रख लेनी है। तो मित्रों इस तरह से हम लोगों ने ये पूरे के पूरे 4 संस्करण जो है इसके कंप्लीट किए। अभी जो है पृथ्वीराज रासो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें और भी बातें अभी हमें ऐड करनी है जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी यहाँ तक के नोट्स आप लोग कंप्लीट कर लीजिए मित्रों। मेरे हिसाब से आपको अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लगे तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और साथियों मैं यहाँ पर विश्वास के साथ ही करवाता हूँ पूरा काम, कोई फेकलॉजी कुछ नहीं, बस पढ़ाना और पढ़ना। ठीक है, तो चैनल पर विश्वास करके जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ।
इसी पृथ्वीराज रासो का ही वीडियो रहेगा, ज़्यादा मिनट का नहीं है, 20-25 मिनट का वीडियो आएगा अगला, तो वो इसमें पृथ्वीराज रासो पूरा हो जाएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद सभी का, थैंक यू।